गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपसे दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आगे की बात हम करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन यानी वैदिक एज क्या है या वैदिक काल क्या है। उसके बाद हमने जो सेकंड टॉपिक पढ़ना शुरू किया था उसे हमने कहा था सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन या जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत का मतलब ये हुआ कि हमने वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला ऋग वैदिक एज जिसका टाइम पीरियड था 1500 BC से 1000 BC और दूसरा लेटर वैदिक एज यानी लेटर वैदिक एज को हमने डिवाइड किया था 1000 टू 600 BC। हमने पिछली क्लास में ऋग वैदिक एज के जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे उनको पढ़ लिया था और आज हम इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन या जानकारी के स्रोत का मतलब होता है कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी काल के इतिहास को समझने के लिए मुख्यतः 2 इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं या स्रोत होते हैं। पहला क्या होता है? लिटरेरी या साहित्यिक स्रोत। दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो सबसे पहले हम लेटर वैदिक एज को समझने के लिए इसके जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हैं या साहित्यिक स्रोत हैं इनकी बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत पर आते हैं। देखिए, हमने वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक की जानकारी हमें किससे मिलती है? हमें ऋग वैदिक वेद से मिलती है, यानी ऋग वेद से मिलती है। लेकिन जो लेटर वैदिक एज है या उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें 3 वेद 4 होते हैं। ऋग वेद से हमें ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है और बाकी के जो 3 वेद हैं, चाहे वो यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, उससे हमें लेटर वैदिक एज की जानकारी मिलती है, यानी लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें कि हमें उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज की जानकारी किससे मिलती है, तो पहले अगर हम सोर्स की बात करें तो इसे हम कहेंगे यजुर्वेद, यानी हिंदी में भी इसको यजुर्वेद कहेंगे, यजुर्वेद। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यजुर्वेद से हमें लेटर वैदिक एज की जानकारी क्या मिलती है और यजुर्वेद में क्या दिया गया है। ठीक है, अगर पहली चीज देखें हम यजुर्वेद के बारे में समझेंगे तो यजुर्वेद में सबसे पहले हम समझेंगे कि यजुर्वेद है क्या। ठीक है, तो यजुर्वेद को अगर हम कहें शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करें सिनॉप्सिस के तौर पर, तो यजुर्वेद में मैथड्स ऑफ यजना, यानी अगर हिंदी में कहें तो इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। विधियों मतलब कि हमें यजुर्वेद में वो सारे मंत्र मिलते हैं जिसमें यज्ञ के मेथड्स का वर्णन है, यानी यज्ञ किस प्रकार से किया जाना चाहिए, यज्ञ का मेथड क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, वो हमको किस में मिलता है? यजुर्वेद की। दूसरी अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में हम देखेंगे कितने पार्ट्स हैं। तो यजुर्वेद को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा पार्ट हो गया कृष्ण यजुर्वेद, यानी हिंदी में भी इसको कृष्ण लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल हमें वर्स फॉर्म में मिलता है, वर्स मतलब पद्य, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है ये वर्स और प्रोज दोनों फॉर्म में मिलता है, यानी ये पद्य और गद्य दोनों रूपों में मिलता है। अब पद्य गद्य क्या होता है? जो आप कविताएं पढ़ते हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? वो वर्स या पद्य फॉर्म में होती हैं, लेकिन जो आप कहानी और नाटक पढ़ते हैं वो होती हैं प्रोज फॉर्म में। तो ये हो गया। तीसरी अगर इंपॉर्टेंट की हम बात की करें कि प्रीस्ट यानी पुजारी, हिंदी में कहें तो पुजारी। तो इस पुजारी का क्या मतलब है? जो यजुर्वेद था इसके मंत्रों को जो पढ़ने वाला पुजारी होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अध्वर्यु, यानी हिंदी में कहें तो अध्वर्यु। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यजुर्वेद से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी टाइप का एग्जाम हो। पहली बात कि यजुर्वेद होता क्या है? यजुर्वेद में मेथड्स ऑफ यजना यानी यज्ञ की विधियों का मेंशन है या उल्लेख है।
यजुर्वेद कितने भाग हैं? यजुर्वेद को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य फॉर्म में है, वर्ष फॉर्म में है। अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद वर्ष और प्रोज यानी गद्य और पद्य दोनों रूपों में है। यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला जो प्रीस्ट था, पुजारी था, उसको अध्वर्यु बोला जाता था। ये यजुर्वेद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे अब किसके बारे में। हम जो सेकंड इंपॉर्टेंट एविडेंस है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सामवेद की। यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद के बाद वेद कौन सा आएगा? सामवेद, यानी सामवेद। अगर हिंदी में से लिखें तो सामवेद। सबसे पहली बात आएगी कि सामवेद में क्या मेंशन है, क्या उल्लेख है, सामवेद किसका कंपाइलेशन है। तो अगर हम समझें कि सामवेद में क्या है, तो सामवेद में मंत्राज हैं या मंत्र हैं जो गाए जाते थे। मंत्राज संग ऑन द ओकेजन ऑफ यज्ञ। तो सामवेद में क्या है? सामवेद में यज्ञ के मौके पर गाए जाने वाले मंत्र हैं। तो यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में मंत्रा संग ऑन द ओकेजन ऑफ यज्ञ यानी यज्ञ के मौके पर गाए जाने वाले मंत्र हैं। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात की बात करें, इसे यानी किसको? सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये समझने का प्रयास करिए। दरअसल जो 7 स्वर हैं यानी सा, री, गा, मा, पा, धा, नी, ये कितने स्वर हो गए? आप कभी भी म्यूजिक सुनेंगे तो उसमें अक्सर इन शब्दों का या वर्णों का सारे गामा 7 स्वरों का उल्लेख आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं से संगीत बना हुआ है। तो इसलिए ये इसका फर्स्ट मेंशन हमको कहाँ मिलता है? फर्स्ट मेंशन इसका मिलता है हमें, इसका फर्स्ट मेंशन या प्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? इसका प्रथम उल्लेख हमें मिलेगा सामवेद में। प्रथम उल्लेख हमें मिलता है सामवेद में। तीसरी इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो जो इसके मंत्रों को पढ़ने वाला या उच्चारण करने वाला प्रीस्ट या पुजारी होता था उसको हम बोलते थे उद्गाता। उद्गाता यानी हिंदी में अगर लिखने का प्रयास करें तो उसके पुजारी को कहते थे उद्गाता। ठीक है, तो जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सामवेद से वो तीनों हो गए। पहली बात कि सामवेद या सामवेद में क्या है, तो सामवेद में वो मंत्र हैं जो यज्ञ के मौके पर गाए जाते थे। दूसरी बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं, क्योंकि जो 7 स्वर हैं जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इनका फर्स्ट मेंशन या प्रथम उल्लेख कहाँ पर है? वो सामवेद में है। तीसरी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि पुजारी जो सामवेद के मंत्रों को पढ़ता था या गाता था उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उद्गाता। ये हमने सामवेद की बात कर ली। अब इसके बाद जो लास्ट वेद या चौथा वेद है उसकी अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे, सामवेद तो हो गया हमारा, अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की। यानी अगर हम चौथा वेद की बात करें, अथर्ववेद, यानी हिंदी में अगर लिखने का प्रयास करें तो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद सबसे पहले अब अथर्ववेद को समझने का प्रयास करते हैं। अथर्ववेद से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अथर्ववेद जो है इसकी रचना है, इसको किसने कंपोज किया था। तो इसकी कंपोज करने में 2 साधुओं यानी 2 ऋषियों यानी सेज अथर्व और दूसरे कौन थे? सेज या ऋषि अंगिरस
दोनों का योगदान था, अर्थात इन दोनों ने मिलकर इसकी रचना की थी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम अथर्वंगिरस भी कहते हैं। गिरस यानी हिंदी में लिखने का प्रयास करें तो इसे अथर्वांगिरस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रचना दो ऋषियों ने की थी, ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरस, तो इसलिए इसे अथर्वांगिरस भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर हम, किससे रिलेटेड, अथर्ववेद से रिलेटेड, तो इसमें है क्या, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें आपको रिलीजन या हम कहें धर्म, ड्रग यूज, औषधि प्रयोग, फिर अगर उसके आगे हम बात करें डिसीज प्रिवेंशन यानी हिंदी में कहें तो रोग निवारण, और उसके बाद अगर हम बात करें तो विच क्राफ्ट यानी जादू टोना। तो अथर्ववेद में हमें क्या मिलता है, अथर्ववेद में हमें धर्म से संबंधित, औषधि प्रयोग से संबंधित, रोग निवारण से संबंधित और जादू टोने से संबंधित क्या मिलते हैं, मंत्र मिलते हैं। ठीक है। अथर्ववेद से इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रह्म वेद या हिंदी में लिखें तो ब्रह्म वेद भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमें फर्स्ट मेंशन ऑफ काशी यानी काशी का प्रथम उल्लेख, काशी बनारस वाला काशी, इसका फर्स्ट मेंशन ऑफ काशी जो हमें मिलता है वो कहाँ मिलेगा, यानी काशी का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा, वो यजुर अथर्ववेद में मिलता है, इसीलिए हम इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि तो यजुर्वेद में सभा एंड समिति, अथर्ववेद में सभा एंड समिति यानी हिंदी में लिखें तो समिति, यानी सभा और समिति क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी से बस इतना जान लीजिए कि अथर्ववेद में सभा और समिति को डॉटर्स ऑफ प्रजापति यानी हिंदी में अगर लिखने का प्रयास करें तो प्रजापति की पुत्री कहा गया है, पति की पुत्री कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। अथर्ववेद का कंपोजिशन जो किया था या कंपोज जिसने किया था वो दो ऋषियों ने किया था। एक का नाम था ऋषि अथर्व और दूसरे का नाम था ऋषि अंगिरस, इसीलिए इसको अथर्वांगिरस कहते हैं। अब इसमें है क्या, इसमें धर्म से रिलेटेड, ड्रग यूज से रिलेटेड, डिसीज प्रिवेंशन या रोग निवारण से रिलेटेड, जादू टोने से रिलेटेड मंत्रों का जिक्र किया गया है। इसे हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं क्योंकि जो हमें फर्स्ट मेंशन ऑफ काशी यानी काशी का प्रथम उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। इसी तरह अथर्ववेद में सभा और समिति को टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति यानी प्रजापति की पुत्री कहा गया है। अब ये हमने अथर्ववेद को समझ लिया। अब वेद के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं। हमने चारों वेद पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वेद से हमें ऋग्वैदिक एज की जानकारी मिल रही थी, बाकी तीनों वेद से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट और कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, जिससे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। तो जो इस लेटर वैदिक एज की जानकारी देने वाला एक इंपॉर्टेंट सोर्स और है, हम उसकी बात करेंगे। अगर उसके बाद हम बात करें तो हम जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट्स, या हिंदी में कहें तो ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमें लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अब समझते हैं कि ब्राह्मण टेक्स्ट जो हैं ये हैं क्या। दरअसल वेद, जो भी आपके वेद थे, चाहे वो जो भी वेद हों,
उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो वेद हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, वेद को एक्सप्लेन करने के लिए उनका प्रोज फॉर्म यानी गद्य रूप में संकलन ही क्या कहलाता है? ब्राह्मण टेक्स्ट कहलाता है। यानी वेदों को समझने के लिए, ताकि लोग आसानी समझ सके, उनका गद्य रूप में उनको चेंज किया गया और इन्हीं टेक्स्ट को या ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण टेक्स्ट। ठीक है, अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखने की बात करें ब्राह्मण टेक्स्ट के, तो हम देखते हैं एक आपको टेक्स्ट मिलेगा या ग्रंथ मिलेगा ऐतरेय ब्राह्मण, यानी हिंदी में लिखें तो ऐतरेय ब्राह्मण। एक और एग्जाम्पल अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों का देखें तो हमें मिलेगा क्या? कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी, यानी हिंदी में लिखें तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये हमें क्या मिले? ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए उनको प्रोज फॉर्म में लिखा गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। यानी वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें गद्य रूपों में लिखा गया, जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में जानते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि और कौन से सोर्स मिलते हैं हमें इस काल की जानकारी देने के लिए, तो इस काल की जानकारी देने के लिए जो एक अन्य इंपॉर्टेंट सोर्स है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उपनिषद, यानी उपनिषद। उपनिषद हिंदी में लिखें तो उपनिषद। यानी अब समझे उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद का जो लिटरेरी मतलब होता है, शाब्दिक तौर पर मतलब होता है उपनिषद का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज, स्पेसिफिक, कंप्लीट एंड ट्रू नॉलेज। यानी उपनिषदों का मतलब हुआ कि विशेष पूर्ण और सत्य ज्ञान, यानी ऐसी नॉलेज जो स्पेसिफिक हो, विशेष हो, पूरी हो और सत्य हो, उसी को हम क्या कहेंगे? उपनिषद। या इसको सरल शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? नॉलेज, यानी सरल शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग बिफोर द गुरु, बाय सिटिंग बिफोर द गुरु। यानी हिंदी में कहें तो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। पहला हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लिया कि व्हाट, यह है क्या। अब अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें उपनिषद से, तो इनकी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो उपनिषद किस लैंग्वेज में? उपनिषद है संस्कृत में। ठीक है, उपनिषद की लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। उसके बाद इसे बेसिस ऑफ इंडियन फिलॉसफी, यानी भारतीय दर्शन का आधार भी कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें उपनिषद को, तो उपनिषद को भारतीय दर्शन का आधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मेंशन है? इसमें आत्मा, इसी को आत्मा को इंग्लिश में बोलेंगे सोल, या हिंदी में लिखिए ज़्यादा सही है सोल। आत्मा और ब्रह्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण ज्ञान का जिक्र किया गया है। किसमें? उपनिषद में। इसीलिए इसे भारतीय दर्शन का आधार कहा गया, बेसिस ऑफ इंडियन फिलॉसफी, क्योंकि इसमें आत्मा और ब्रह्म से संबंधित इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जिसे हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, यानी नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते।
इसे कहाँ से लिया गया है? इसे उपनिषद से लिया गया। और किस उपनिषद से लिया गया? ये अक्सर एग्जाम से पूछते हैं। इसे हम लिया गया है मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक यानी विशेष, पूर्ण और सत्य ज्ञान, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर लिया जा सके। उपनिषद की लैंग्वेज है संस्कृत। उपनिषद को बेसिस ऑफ इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन का आधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आत्मा या ब्रह्म से रिलेटेड बातों का जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये उपनिषद से ही लिया गया है। और किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, या हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये हमने उपनिषद के बारे में समझ लिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में नेक्स्ट जो है उसकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है उसे हम बोलते हैं अरण्यक्स। यानी हिंदी में लिखे तो आरण्यक। अब देखते हैं आरण्यक क्या होता है। अगर आरण्यक का हम हिंदी में मतलब निकालें तो आरण्यक जो है आरण्य शब्द से मिलकर बना है। और आरण्य शब्द का मतलब होता है फॉरेस्ट या वन या जंगल। ठीक है, आरण्य किससे मिलकर बना है? आरण्यक जो शब्द है हिंदी वाला, ये आरण्य हिंदी के वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट, वन या जंगल। ठीक है, अब आरण्यक का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको कंपोज किया गया था, कंपोज्ड टू टीच इन फॉरेस्ट। यानी इसे क्यों कंपोज किया गया था? इसे कंपोज किया गया था ताकि इसकी शिक्षा वन में बैठा कर दी जा सके, यानी वन में लोगों को शिक्षा दी जा सके इसकी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आरण्यक। ठीक है, इसीलिए इसको आरण्यक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए इसका कंपोजिशन किया गया था, कंपाइलेशन किया गया था ताकि इसकी शिक्षा या लोगों को शिक्षा वनों में दी जा सके। ठीक है, अब हमने समझा, पहले इसमें देख लेते हैं कि आरण्यक जो है वो हिंदी वर्ड आरण्य से मिलकर बना है। और आरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, वन या जंगल। ठीक है, इसे कंपोस्ट क्यों किया गया था? इसे कंपोस्ट किया गया था ताकि वन में लोगों को शिक्षा दी जा सके, इसकी शिक्षा वन में ही दी जा सके, इसलिए इसे आरण्यक कहा गया। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें यज्ञ या यज्ञ पर बल नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें नॉलेज यानी ज्ञान, थिंकिंग या चिंतन पर बल दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अरण्यक क्या होते हैं। अरण्यक वो होते हैं जिन्हें फॉरेस्ट में या जंगल में शिक्षा देने के लिए बनाया गया था, और इनमें यज्ञ को महत्व नहीं दिया गया बल्कि ज्ञान और चिंतन को महत्व दिया गया। ये हमने पूरा लेटर वैदिक एज के लिटरेरी सोर्सेस पढ़ लिए, साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए। अब जो लास्ट छोटा सा टॉपिक इसी में बचता है कि हमने ये तो पढ़ लिया, अब बचता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो अगर हम सोर्सेस की बात करें, अगर हम इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लिख लें, हेडिंग डाल लें आर्कियोलॉजिकल, या हिंदी में लिखें तो पूरा तात्विक स्रोत कौन कौन से हैं उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है उसे हम बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर्स, यानी हिंदी में कहें तो चित्रित धूसर मृदभांड।
हमने जब ऋग्वेद के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़े थे तो उसमें हमने चित्रित धूसर मृदभांड या पेंटेड ग्रे वेयर्स के बारे में पढ़ लिया था, इसलिए इसे हम नहीं पढ़ेंगे। इसे हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जो ये पेंटेड ग्रे वेयर्स हैं, चित्रित धूसर मृदभांड हैं, इससे न केवल ऋग्वेद के संबंध में इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है बल्कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में, ऋग्वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल के संबंध में भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। इससे हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें या इंपॉर्टेंट एविडेंस की बात करें या सोर्स की बात करें तो उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, या हिंदी में लिखें तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, अब इसका मतलब हम इसी से निकालने की कोशिश करेंगे। मृदभांड मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि मिट्टी से बने बर्तन होते हैं, यानी कुछ ऐसे बर्तन, मान लिया एक ये कोई बर्तन है, ठीक है। मृदभांड का मतलब ये हो गया अब मिट्टी से बना बर्तन, और इसमें जो पहला वर्ड लिखा है उत्तरी क्षेत्र, इसका मतलब अगर हम बात करें इस इंडिया की, तो अगर हम बात करें इस इंडिया की तो हम देखते हैं क्या कि ये इंडिया हो गया और इसके तब इधर भी था ये सब। तो नॉर्दर्न क्षेत्र में जो क्या मिले हैं, वेयर्स मिले हैं या पॉटरी मिले हैं, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया उत्तरी, क्योंकि ये भारत के उत्तरी क्षेत्रों से मिले हैं। दूसरे अगर हम बात करें काले पॉलिशदार, तो मतलब इसमें टोटल काली पॉलिश की गई, ऊपर से नीचे तक पूरा काले काले हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं काले पॉलिशदार। और मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। तो ऐसे मिट्टी के बर्तन जो भारत के उत्तरी क्षेत्र से मिले हैं और वो पूरी तरह से काले पॉलिश्ड हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और इन पॉलिश्ड वेयर से हमें किस एज की जानकारी मिलती है, हमें लेटर वैदिक एज की जानकारी मिलती है। तीसरे इंपॉर्टेंट एविडेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं आयरन या लोहा। दरअसल ऋग्वैदिक एज में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक एज में या लेटर वैदिक एज में लोहे या आयरन का यूज होने लगा था, इसलिए हमें लेटर वैदिक एज से संबंधित बहुत सारे आयरन एविडेंस मिले हैं। और ये आयरन एविडेंस सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिले हैं, आयरन एविडेंस सबसे ज़्यादा मात्रा मिले अतरंजी खेड़ा, यानी हिंदी में लिख दें तो अतरंजी खेड़ा। और ये अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है, ये एटा डिस्ट्रिक्ट या एटा जिला यूपी में है। यानी हमें लोहे के सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले, अतरंजी खेड़ा से मिले। और ये अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, यानी इंग्लिश में लिखना चाहें तो ETAH, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और इस लोहे से हमें इस काल के या इस टाइम ड्यूरेशन के हमें जानकारी मिलती है। तो ये हमने पूरा जो बड़ा टॉपिक था, क्या था टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इस पूरे वैदिक एज की हमें जानकारी किन सोर्सेज से मिलती है, हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और इतिहास समझ में आ रहा होगा, जिसको लोग कठिन विषय मानते हैं, कठिन सब्जेक्ट मानते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।